की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। चीन की चिंताओं और SBI के कमजोर नतीजों ने कल बिगाड़ा भारतीय बाजारों का मूड और 8,500 के नीचे हुई क्लोजिंग और आज भी शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से कमजोर संकेत। FIs का बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। बड़ा सवाल है कि क्या अब 8,500 के लेवल के पार फिर निकल पाएंगे या कमजोरी और बढ़ने वाली है। GST बिल पर होगी आज नजर और इन सबके बीच में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जी। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, कल काफी प्रेशर देखने को मिला। जो एक थीम प्ले आउट कर रहा था दिन भर वो था युआन का डी वैल्यू होना। और आप देखिए निफ्टी के जो 5 बढ़ने वाले शेयर थे उनमें जो स्टॉक्स थे वो जी हाँ IT कंपनियां थी। अगर रुपया कमजोर होता है तो इनको फायदा होता है। और आप देखिए इन्फोसिस TCS जैसे स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन कल दिखाया, बाकी चौतरफा गिरावट देखने को मिली। लेकिन US से भी अच्छे संकेत नहीं है। चलिए इसलिए चलते हैं आशीष के पास और जानते हैं वहां पर भी क्या युआन का असर ही देखने को मिला। ट्रिपल डिजिट कट। आशीष एक बार फिर से पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में देखिए तो एक ही दिन हरे निशान में बंद हो पाए हैं US के मार्केट्स। और कच्चे तेल में भी 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट। खराब संकेत कहने चाहिए, बेहद खराब संकेत। इनफैक्ट कल हम हाईलाइट कर रहे थे कि हफ्ते की शुरुआत बड़े पॉजिटिव नोट पे हुई है। US में 7 दिनों की गिरावट के बाद 1.25% का तगड़ा उछाल देखने को मिला। पर कल की कमजोरी 1.25% के डिक्लाइंस अमेरिकन मार्केट्स में पूरा गेन जो था वाइप आउट होता हुआ नजर आया। और आपने सही कहा, पूरी तरह से चीन ने जो एक्शन लिया है, युआन को डिवैल्यू करने की जो बात करी है, उसी के चलते अमेरिकन मार्केट्स में दबाव था। इनफैक्ट 2 कारण से दबाव था। एक तो डर है अब कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो डावाडोल हो रही है, बहुत कमजोर है शायद, तो उस इकोनॉमी को लेकर कंसर्न्स हैं। दूसरी दिक्कत की बात कि चीन जब डिवैल्यू कर रहा है युआन को, तो यानी कि डॉलर अप्रिशिएट होगा, तो अमेरिकन MNCs के लिए कारोबार करना मुश्किल होने वाला है। ये सब प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया था और इसीलिए वहां पे तमाम स्टॉक्स पे वेट दबाव देखने को मिला। यूरोप पे तो प्रेशर और भी ज्यादा था, 1 से 3% के आसपास की कमजोरी। एक तो चाइना का जो सरप्राइज एक्शन था, ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट था। उस एक्शन के चलते कमोडिटी मार्केट्स में प्रेशर था, जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं। कच्चा तेल स्लिप हुआ था, हमने देखा था लंदन मेटल एक्सचेंज में निकेल और कॉपर 3% का स्लाइड था। और यूरोपियन मार्केट्स आमतौर पर कमोडिटी से ज्यादा स्ट्रांग रिएक्शन दिखाते हैं, इसीलिए कमजोरी थी। लेकिन जर्मनी सिंगल आउट इसीलिए हुआ, 2.25-3% का दबाव इसीलिए देखने को मिला क्योंकि वहां पर एक और दिक्कत की बात थी। इकोनॉमिक सेंटिमेंट का इंडेक्स रिलीज होता है वहां पर, जिसमें आमतौर पर जो एनालिस्ट और इन्वेस्टर मूड है यूरोजोन की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो जर्मनी है उसके ऊपर, वो मूड बड़ा बिगड़ता हुआ नजर आया। आंकड़े बेहद खराब थे, इससे जर्मनी की मार्केट सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। फाइनली एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसके चलते दिक्कत हुई है। चीन के मार्केट्स वो तो फ्लैट हैं, बाकी तमाम मार्केट्स को अब बुखार आ गया है। तगड़ा प्रेशर अक्रॉस एशियन इक्विटीज आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट SGX निफ्टी भी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज कमजोर शुरुआत। 0.5% कुछ देर पहले इंडिकेशन थे, अब तो 2.5% के आसपास की कमजोरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, 50 पॉइंट नीचे इस समय SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। अनिल, जब करेंसीज को लेकर अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है दुनिया भर के बाजारों में, इक्विटीज परफॉर्म नहीं करती या फिर खराब प्रदर्शन दिखाती है, ये हिस्ट्री हमें बताती है। और अब आप देखिए युआन को जिस तरह से डिवैल्यू किया गया, अब एक फिर से चर्चा हो गई है कि कहीं करेंसी वॉर की शुरुआत ना हो जाए, दूसरे प्रतिद्वंदी देश भी कहीं अपनी करेंसी को डिवैल्यू ना करना शुरू कर दें, क्योंकि सब चाहते हैं दरअसल एक्सपोर्ट्स बढ़े। एडजस्टमेंट सबको करने होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और चीन जैसा बड़ा देश अगर इस तरह का कदम उठाता है तो बाकी लोगों को रेस्पॉन्ड करना होगा। और यही वजह है कि आप देखिए कई बार आप देखते हैं यूरोप के संकट की खबरें आती है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी बाजार उस पर रिएक्शन नहीं देते। लेकिन चीन एक ऐसा डेवलपमेंट है, चाहे वो वहां के मार्केट में किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो या फिर पॉलिसी मैटर पर, उस पर अमेरिकी बाजार रिएक्शन देते हैं। और इस रिएक्शन की वजह यही कि उस बाजार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाइना का ये डिवैल्यूएशन कई और देशों को, कई और सेंट्रल बैंक को अपनी करेंसी को एडजस्ट करने के लिए मजबूर करेगा। और वो कल होता हुआ दिख भी रहा है मार्केट में। सेंट्रल बैंक भले ही एक्शन बाद में ले, मार्केट उस पर एक्शन पहले से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, कल हमने एक असर देखा है। रुपए पर 64 के नीचे के लेवल, 2 महीने के लोएस्ट लेवल पर रुपया भी पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि एक नेगेटिव असर आना लाजमी है। लेकिन चाइना अगर 2% करेंसी डिवैल्यू करता है तो शायद भारतीय बाजारों में उतनी बड़ी दिक्कत ना हो जितनी कि दूसरे कंट्रीज में हो सकती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट दिख रहा है ग्लोबल मार्केट से,
वो क्रूड के दामों की तेज गिरावट है। आप देखिए चाइना के जो नेगेटिव संकेत है कुछ हद तक भारतीय बाजारों के लिए क्रूड की कमी होने की वजह से नेगेट होते हुए दिख रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा बैलेंस आउट होने की सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद शॉर्ट टर्म में जो कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स में ये उठापटक हो रही है, जो कुछ भी करेंसी मार्केट में उठापटक हो रही है, उसका असर आप इक्विटी पर पड़ते हुए देखेंगे, नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। तो इक्विटी मार्केट्स थोड़े से कॉशियस रहेंगे कि आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। और चाइना में भी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें दो चीजें देखना बेहद जरूरी है। क्या चीन के सेंट्रल बैंक ने सिर्फ एक बार एक्शन लेना था, लेकर छोड़ दिया, या फिर ये करेंसी को लगातार धीरे धीरे डीवैल्यू करने की शुरुआत हुई है? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अगर ये एकमात्र कदम था तो बाजार इसे पचा लेंगे, भूल जाएंगे कुछ समय के बाद। लेकिन अगर चीन के सेंट्रल बैंक ने इसकी शुरुआत की है तो फिर आगे चलते हुए बड़ी दिक्कत होगी, न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिहाज से, बल्कि चीन की सरकार और सेंट्रल बैंक एक बड़ी चीज चाहती है जिसका दुनिया भर के बाजारों पर असर पड़ेगा। वो ये कि वो चाहते हैं कि वहां से कैपिटल आउटफ्लो हो। जो चीन के लोग सिर्फ चीन में पैसा लगाना चाहते हैं, वहां की मैन्युफैक्चरिंग में या वहां के मार्केट में, वहां की सरकार चाहती है ये पैसा बाहर जाए। चीन के लोग बाहर जाकर कारोबार करें, बाहर एक्विजिशंस करें, और इसके साथ ही जो कुछ भी फ्लोज हैं उनके युआन का वो बाहर होता हुआ दिखे, ताकि जो प्रेशर चीन के मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारी भरकम फ्लोज का देख रहे हैं उसे कम किया जा सके। अब ये देखना होगा इसमें ये लोग कितना कामयाब हो पाते हैं। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि चीन के बैंक्स जो हैं वो उनके जो कंज्यूमर्स है वर्ल्ड वाइड उन्हें ज्यादा फाइनेंसिंग करे। तो ओपन अप होने की कोशिश चीन की तरफ से होती हुई दिखी है और इसके आगे लॉन्ग लास्टिंग असर होते हुए दिख सकते हैं दुनिया भर के बाजारों में। फिलहाल शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक मार्केट्स पर हमें रिएक्शन देना है और दुनिया भर के बाजारों का रिएक्शन साफ तौर पर नेगेटिव है। ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी विदेशी बाजारों के संकेतों पर नेगेटिव है, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं, सही है। और अब एफआईआईएस भी देखिए थोड़ा चिंता में आते हुए, एफआईआईएस की जो 737 करोड़ रुपए की बिकवाली है उसमें बड़ा योगदान दरअसल एसबीआई का भी है। आप देखिए कल एसबीआई में खराब नतीजों के बाद करीब 300 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। ये बताइए, एफआईआईएस भी वेट एंड वॉच का अप्रोच पिछले कुछ दिनों से रख रहे थे और कल थोड़ा सा पेशेंस उन्होंने भी लूज किया है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। और मेरे ख्याल से इसकी बड़ी वजह हिम्मत ये थी कि 8,500 के लेवल को जब निफ्टी ने तोड़ा तो कई सारे शॉर्ट टर्म एफआईज हेज फंड्स जो थे उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। एक और खास बात यह है, एक तरफ आप लॉन्ग ओनली फंड्स देखते हैं जो 2, 5, 10 साल के लिए किसी भी मार्केट में पैसा लगाते हैं। लॉन्ग ओनली फंड्स में वो सिर्फ स्टॉक खरीद कर रखेंगे, उन्हें हेजिंग वेजिंग से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें शॉर्ट टर्म मूव से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे एक्टिव फंड्स होते हैं जो कि खरीदते लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन शॉर्ट टर्म मूव्स जो भी होते हैं उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। तीसरे कंप्लीटली हेज फंड होते हैं, वो अलग अलग एसेट क्लास में ट्रेड करते हैं। कहीं करेंसी में लॉन्ग करेंगे तो इक्विटी में शॉर्ट करेंगे, क्रूड खरीदेंगे तो सामने कुछ बॉन्ड्स बेचेंगे। इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो वोलेटाइल मार्केट में काफी एक्टिव हो जाते हैं। और कल आपने यही देखा कि अगर करेंसी मार्केट में कमजोरी होती दिख रही है, अगर मैंने हिंदुस्तान के बाजारों में पैसा लगाया, करेंसी की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है और इक्विटी नीचे जाती हुई दिख रही, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। वो हो सकता है करेंसी के 64 रुपए के लेवल के तोड़ने के बाद हो या फिर निफ्टी के 8,500 के लेवल को तोड़ने के बाद। तो एफआईआईएस की तरफ से जो कल एक्शन हुआ है वो ज्यादातर हेज फंड्स का था, जिन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में 850 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है, 750 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट की बिकवाली हुई। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि 8,500 के टूटने के बाद और 64 रुपए के लेवल को तोड़ने के बाद रुपए पर एफआईआईएस का रुझान नेगेटिव साइड पर बढ़ा है। अब ये एक दिन का डेटा है, अगर हम इन्हीं लेवल से 64 के ऊपर वापस रुपए पर ना आ पाए या फिर 8,500 के ऊपर निफ्टी पर ना आ पाए तो फिर आपको आज और आने वाले सेशंस में ये बिकवाली बढ़ती हुई दिख सकती है। और एफआईआईएस अनवाइंडिंग कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस के। एफएनओ में किस तरह के संकेत हैं, क्या लग रहा है? 8,600, 8,650 एक बड़ा सीलिंग हो जाएगा बाजार को, इसको पार करना तो एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम होगा। और 19,000 का स्तर आप देखिए, हम हर रोज बात कर रहे हैं 19,000 बैंक निफ्टी पर, 8,600 निफ्टी पर, टूट नहीं रहते ऊपर की तरफ। इनफैक्ट अहमद मैं कहूंगा 8,650 इस वक्त बहुत दूर लग रहा है। आज के लिए जो सबसे अहम लेवल है मेरी नजर में वो 8,500 का है। और उसकी वजह है कि कल आप देखिए पुट में 8,500 के लेवल पर 10 लाख शेयर कम हुए और कॉल्स में 7 लाख शेयर बढ़े हैं। इसका मतलब है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट में दोनों में मिलाकर 17 लाख शेयरों का बदलाव हुआ है। इस 10 लाख शेयर कम होने का मतलब है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने 8,500 के पुट से अपनी पोजीशन हटा लिए और कॉल 7 लाख बेचने का मतलब है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने यहां पर पोजीशन बनाई है और तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने पोजीशन कम की है। तो इसका मतलब साफ है कि
8,500 के लेवल को बुल्स ने मान लिया कि अब एक बार की हमें पार करने में मुश्किल होगी। तो अगर आपको तेजी के बारे में सोचना है, या फिर अगर आपने कल परसों में 2 दिनों में कभी बाजार को शॉर्ट किया हो, तो आपको शॉर्ट कवरिंग तभी करनी है जब बाजार 8,500 के पार निकले। अगर 8,500 के पार निकले तो फिर सोचेंगे कि ऊपर कितना जाना है, किस वजह से जाना है। डाउन साइड रिस्क खुलती हुई नजर आ रही है। आज नीचे का लेवल एकदम क्लियर कट साफ नजर नहीं आ रहा कि वायदा कारोबार में कहां तक जा सकता है, लेकिन चूंकि 8,200 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो वहां नेक्स्ट क्लियर विजिबल सपोर्ट दिखता है और उसके ठीक ऊपर 8,300 पर है। तो ऐसा नहीं कह रहा कि 8,200-300 बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन हाँ 8,300 8,500 वायदा कारोबार के ट्रेड्स के लिए आज से रेंज नजर आ रही है। वायदा कारोबार के आंकड़े ज्यादातर नेगेटिव साइड पर है। बैंक निफ्टी में देखिए शॉर्ट पोजीशन बनी है, कल 2 लाख शेयर नए जुड़े हैं, लगभग 1.25% बैंक निफ्टी कमजोर हुआ। तो सबसे बड़ी दिक्कत बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं बने, लेकिन काफी हद तक शॉर्ट पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशन दोनों कम होती हुई दिखी है। 8,500 के पुट की हमने बात की, जहां 17 लाख शेयरों का बदलाव हुआ, वहीं 8,600 के लेवल पर भी लगभग 13 लाख शेयरों का बदलाव हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि अपसाइड में अगर आप 8,500 को क्रॉस कर भी लेते हैं तो 8,500 से लेकर 8,600 बाजार के लिए बेहद बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और अब आपको असली तेजी तभी होती दिखेगी जब बाजार 8,600 के पार निकले। अदरवाइज 8,500 से 8,600 के बीच में बाजार बार बार अटकेगा, वक्त बिताने की कोशिश करेगा। और अगर इसके पार निकलना है तो कुछ अच्छे नतीजे और कुछ पॉजिटिव खबरें अगर जीएसटी को लेकर आए तो अलग बात है। अदरवाइज वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं अब जो ट्रेडिंग रेंज बाजार की निकल कर आ रही है 8,300 8,500 है। बिल्कुल अर्निंग से होप नहीं है, केवल एक होप है बुल्स के लिए, वो है अब जीएसटी की। सब पर चर्चा होगी। जी हाँ, पहला सौदा में हमारे साथ इंडस्ट्री, राजनीति और बाजार के कई बड़े दिग्गज जुड़ने वाले हैं। 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगी एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य। उनसे जानेंगे कि कल आए नतीजों के बाद अब उनका आउटलुक क्या है। 8:50 पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एमजे अकबर और सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे क्या आज जीएसटी बिल पास हो जाएगा। जी हाँ, 2 ही ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, बल्कि 2 ही दिन बचे हैं संसद के सत्र को समाप्ति होने के लिए। 9:30 बजे इंडस्ट्री दिग्गज होंगे हमारे साथ। जीएसटी से होने वाले फायदों पर वीडियोकॉन के सीएमडी वेणुगोपाल धूत और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के उमेश रेवांकर से हम करेंगे चर्चा। साथ ही 9:40 पर बाजार पर बात करेंगे हम प्रभुदास लीलाधर के ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्ट और मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन के साथ। केवल एक ही होप है, जैसा कि हम अभी कह भी रहे थे, जीएसटी बिल अगर पास हो जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग भी शायद देखने को मिल सकती है, बाजार ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये बताइए, जीएसटी नहीं पास होता है, मानकर चलिए, क्योंकि गतिरोध काफी बड़ा है और जिस तरह से युआन को लेकर, डेप्रिसिएशन को लेकर खराब खबरें हैं, बाजार की डाउनसाइड यहां से कितनी नजर आ रही है? 8,300 8,200 मैक्सिमम एज ऑफ नाउ जो डेटा बता रहे हैं वो 8,200 से 8,300 के बीच में बाजार सपोर्ट लेगा। अगर आपको कहीं कोई पॉजिटिव ना दिखे कि अब से लेकर 14 तारीख तक नतीजों में कहीं कोई अच्छा ना आए, जीएसटी बिल पास ना हो, युआन की चिंताएं बरकरार रहे, तब भी शायद आप 8,200 नहीं तोड़ेंगे, ये दिख रहा है डेटा पर। और अगर जीएसटी बिल पास हो जाए हाँ, और युआन की चिंताएं तो खैर फिर है ही। युआन की चिंताएं मुझे लगता है कि आज और कल में डिस्काउंट हो जाएगी। वो अब तब बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी अगर और डिवैल्यूएशन होता है, क्योंकि अगर एक डिवैल्यूएशन किया है, अब ये शुरुआत है या एकमात्र है ये हमें पता नहीं, तो वो एक अंदाज लगाने वाली बात है। अगर युआन को एक बार, और नेचुरली एक के बाद एक तुरंत नहीं होगा, अगर उनकी तरफ से नहीं होगा, दूसरी कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगी इसके ऊपर नजर रहेगी। बिल्कुल। तो अब अगर एक बार युआन को अलग रख लें, जीएसटी बिल पास हो, तो फिर मुझे लगता है बाजार बहुत अच्छी तेजी में आएगा। जीएसटी बिल बड़ा सेंटिमेंट बूस्टर हो सकता है बाजार के लिए। और अगर भले हमें एक बार शॉर्ट टर्म के लिए लगे कि 8,600 8,650 वो लेवल है जहां पर आकर बाजार अटक जाएगा, फिर भी यहां से 150-200 पॉइंट की निफ्टी में तेजी बन सकती है। और उसके बाद अगर कुछ और पॉजिटिव कामकाज होता दिखे या ग्लोबल स्टेबल हो जाए तो फिर बाजार 8,800 की तरफ जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो मुझे लगता है इन सारे फैक्टर्स के बीच में सबसे बड़ा की फैक्टर है जो बाजार को ड्राइव करेगा वो जीएसटी। तो आज पूरी तरह से नजर आपकी पार्लियामेंट पर होनी चाहिए, राज्यसभा में जीएसटी को लेकर क्या डेवलपमेंट होते हैं। अगर पास होने के थोड़े भी संकेत मिले तो या होता हुआ नजर आए तो फिर ऐसे में आप एफएमसीजी स्टॉक्स पर नजर रखिए,
आप नजर रखिए काफी हद तक लॉजिस्टिक कंपनियों पर, जहां पर एक बड़ी तेजी बन सकती है। अदरवाइज संकेत सारे नेगेटिव है। ग्लोबल मार्केट्स को देख लें, एफआईआई की सेलिंग देख लें, 8,500 बड़ा बैरियर है, बैंक निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा है। तो ऐसे में मुश्किल हालात है। हाँ, ये थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आपको जीएस रिजल्ट से, जो टाटा स्टील और सन फार्मा के हैं। क्रूड के गिरे हुए दाम थोड़े सपोर्ट दे सकते हैं। तो लोअर साइड पर रिस्क थोड़ी सी इंट्राडे के लिए ओपन अप है। अपसाइड 8,500 के ऊपर निकलने के बाद बाजार में शॉर्ट न रहें और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब आपको जीएसटी पर क्लैरिटी आती हुई दिखे। ये आज के लिए रणनीति रखनी चाहिए। कल बाजार बंद होने के बाद सन फार्मा, एचपीसीएल, टाटा स्टील ने थोड़े अच्छे नंबर दिए, तो ये थोड़ी सी होप जरूर है। लेकिन इस समय आप देखिए युआन, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। 4 साल के निचले स्तर पर ये इस समय ट्रेड कर रहा है, तो नजर रखिएगा। आज सबसे पहले रिएक्शन देखने को मिलेगा करेंसी मार्केट का। रुपया किन स्तरों पर खुलता है। आपको याद होगा कल 32 पैसे कमजोर होकर 2 महीने के निचले स्तर पर रुपए ने समाप्ति दी थी। तो पहला जो संकेत है वो आज रुपए से आने वाला है और उस पर नजर जरूर होनी चाहिए। फिलहाल एसडीएक्स निफ्टी अभी घबराता हुआ, कुछ देर पहले 50 अंक की गिरावट थी, अब ये गिरावट बढ़कर 62 अंक की होती हुई। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो 10 शेयर हैं जहां पर कमाई के मौके हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया टॉप 10 स्टॉक्स जानने का। सोनम, पूजा, वरुण, नियति हमारे साथ सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम जुड़ चुकी है और शुरुआत करेंगे वरुण आपके साथ। बताइए कहां नजर है आपकी। देखिए, कोल इंडिया का काउंटर आज आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि आज ये कंपनी अपने Q1 के तिमाही नतीजे घोषित करेगी और म्यूटेड तिमाही रह सकती है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के ऑफटेक्स में जरूर बढ़त देखने मिली, करीब 8.8% के आसपास की बढ़त वहां देखने मिली है, लेकिन रियलाइजेशन यहां दबाव में रह सकते हैं और इसी के चलते कंपनी की कुल आय में करीब 4% के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी। हालांकि कंपनी अपने कॉस्ट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी स्टेबल रह सकते हैं। करीब 24.15% के आसपास ये मार्जिन आ सकते हैं, यानी कि 5-10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त यहाँ देखने मिल सकती है। वही कंपनी के मुनाफे में भी केवल 1 से 1.5% के आसपास का ही बढ़त का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। कोल इंडिया पे आपकी डेफिनेटली नजर होनी चाहिए क्योंकि कोल इंडिया पे की डाइवेस्टमेंट्स की जो खबरें हैं वो काफी ज्यादा गर्म हो गई है। सरकार 10% हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट से मंजूरी जल्द से जल्द दे सकती है और इसी हफ्ते मर्चेंट बैंकर्स की यहाँ पे नियुक्ति होगी। सरकार 10% स्टेक सेल करके 20,000 करोड़ रुपए कोल इंडिया पर जुटाने की कवायद बना रही है। सन फार्मा ने कल मार्केट आज के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। हमारे ये नतीजे उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट शायद इससे ज्यादा खुश होता हुआ दिखाई दे, इसलिए क्योंकि स्ट्रीट काफी डिवाइडेड थी, रेंज काफी बड़ा आ रहा था हर एक फ्रंट पे और हायर एंड पर या फिर हायर रेंज पर कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। मार्जिन 27.3% की कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। ये एक्सपेक्टेशन के हाई एंड पे है। मुनाफे के आंकड़े पर एक दबाव जरूर बना है एक्सेप्शनल आइटम के कारण। ये एक्सेप्शनल आइटम लगभग 685 करोड़ का था, जो इम्पेयरमेंट चार्जेस है, रन बैक से इंटीग्रेशन के साथ ही खर्चे हैं जो कंपनी ने अपनी फैसिलिटीज पर किए हैं। ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं होता तो मुनाफे का आंकड़ा भी उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रहा है। आय का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर है। आय में 10% की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफे में तिमाही दर तिमाही 46% का फॉल दिखाई दे रहा है। बार्कलेस के मुताबिक नंबर्स इन लाइन है। उनके मुताबिक हलौल फैसिलिटी का एक सिग्निफिकेंट रिस्क अभी भी बना रहेगा और वैल्यूएशंस भी डाउन साइड प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और इसलिए इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखे हैं। लक्ष्य 922 का दे रहे हैं, मतलब मौजूदा बाजार अभी भी 10% की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। इसके अलावा टाटा स्टील ने भी दरअसल कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए और नतीजे कुछ बेहतर है। बेहतर इसके लिए क्योंकि लगातार जिस हिसाब से चाइना से डंपिंग हो रही है, स्टील की कीमतें गिर रही है, अनुमान लगाया जा रहा था कि टाटा स्टील के नतीजे काफी कमजोर रहेंगे, लेकिन ये हमारे अनुमान से कुछ बेहतर ही है। अगर आप कंपनी की आय की बात करें तो करीब 18% के आसपास की 17% के आसपास की गिरावट वहां देखने मिली है, लेकिन ये हमारे अनुमान से बेहतर है। ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा अनुमान था 7.5% के आसपास आएंगे, लेकिन करीब 9.16% के आसपास आए और कंपनी का मुनाफा करीब 762 करोड़ के आसपास आया, जबकि हमारा अनुमान था कि 200 करोड़ के आसपास का लॉस आएगा। लेकिन काफी सारे अदर इनकम और काफी सारे फैक्टर्स है जिसने मदद मिली है। सबसे पहले तो अदर इनकम में करीब 250% के आसपास की बढ़त देखने मिली है। वहीं फाइनेंस कॉस्ट में गिरावट हुई है। एक्सेप्शनल गेन कंपनी ने क्लॉक किया है। टैक्स एक्सपेंस में करीब 52% के आसपास की गिरावट देखने मिली है और इन सब कारणों की वजह से कंपनी का जो ओवरऑल मुनाफा है उसको बूस्ट मिला है। ज्योग्राफिकल मिक्स की बात करें तो इंडिया का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। अच्छा खासा मुनाफे में गिरावट जरूर देखने मिली, लेकिन हमारे उम्मीद से मुनाफा काफी बेहतर है। यूरोप के ऑपरेशंस की बात करें तो सेल्स काफी बेहतर रही है कंपनी की, लेकिन जो कंपनी के मार्जिन है वो दबाव में रहे और एबिट फ्रंट पे कंपनी ने लॉस क्लॉक किया है। एबिटा पर टन करीब $27 के आसपास आया है। साउथ ईस्ट एशिया का कारोबार दबाव में जरूर था, लेकिन एटलीस्ट मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ने यहाँ अच्छा डिलीवर किया है। एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने प्रॉफिट क्लॉक किया है, तो ये काफी कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे है वो हमारे अनुमान से कुछ बेहतर ही यहाँ नजर आ रहे हैं।
एचपीसीएल और एनएमडीसी ने भी कल बाजार बंद होने के बाद अपने रिजल्ट्स पेश किए हैं और जैसा अनुमान लगा रहे थे एचपीसीएल ने बेहतरीन नंबर पेश किए हैं। इन्वेंट्री गेन्स की वजह से इनका मुनाफा काफी अच्छा आया है। 46 करोड़ से इनका मुनाफा बढ़ के 1588 करोड़ के आसपास का हो गया है। एबिटा और जो जीआरएम्स के लेवल पे हैं वो भी काफी ज्यादा बूस्ट यहाँ पे हुआ है। और सीएलएसए हालांकि क्योंकि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा रिच हैं इसकी वजह से अपना मेंटेन कर रहे हैं सेल का कॉल। 13% डाउनसाइड पोटेंशियल अभी भी देख रहे हैं। 825 तक के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर बिकवाली की सलाह यहाँ पे देते हैं, मगर ईपीएस अनुमान इन्होंने भी यहाँ पर बढ़ाए हैं अच्छे नंबर्स के बाद। बार्कलेज भी अंडरवेट का कॉल दे रहा है। 42% डाउनसाइड पोटेंशियल, 550 रिच वैल्यूएशंस और साथ साथ में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अनफेवरेबल इनको लगता है। इसकी वजह से बिकवाली की सलाह या फिर अंडरवेट की कॉल यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। और खराब नंबर्स जैसा कि एक्सपेक्टेड था एनएमडीसी वैसे ही उन्होंने पेश भी किए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके मार्जिन हालांकि काफी ज्यादा बेटर हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया है। साथ साथ में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड था इसके लिए भी इन्होंने कोई प्रोविजनिंग नहीं की है। मुनाफा में 47% का एक डिक्लाइन है। 1915 करोड़ से इसका मुनाफा घट के 1010 करोड़ रुपए का आया है। साथ साथ में जो इनकी रॉयल्टी है वो भी 39% के आसपास घटी है। अदर एक्सपेंसेस भी 78% के आसपास घटे हैं। खराब नंबर्स की हमें उम्मीद थी और वैसे ही नतीजे एनएमडीसी ने भी पेश किए हैं। आज अपने पहले तिमाही के नतीजे घोषित किएगा। एक बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जा रही है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल एज अ स्पेस में जबरदस्त रिकवरी आई है और कंपनी के वॉल्यूम जबरदस्त रहे हैं। 41% की साल दर साल कंपनी के कुल वॉल्यूम से बढ़ोतरी आई है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिक्स बेहतर हुआ है इससे कंपनी के मार्जिन में भी 410 बेसिस पॉइंट्स की साल दर साल बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। स्टॉक ने भी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दिखाया है। स्टॉक 70% पर आ चुका है इसी साल में। मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई देगी लगभग 122 करोड़ का। पिछले साल के लगभग 50 करोड़ के घाटे के मुकाबले मार्जिन 8.8% के डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 4.7% के मुकाबले और आय में 50% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ पी निवेशक आयन कैपिटल और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट अब इस एडवांटा होल्डिंग से यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल एग्जिट करने का निर्णय बना रहे हैं। यहाँ पर दिसंबर 2013 में इन दोनों ही कंपनियों ने इस कंपनी में निवेश किया था। यहाँ आपको बता दें कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने जो अपना कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कारोबार बेचा है 2000 करोड़ रुपए में, उसके द्वारा इस एग्जिट की फंडिंग की जाएगी और इन दोनों ही पी निवेशकों को पे किया जाएगा। ये सारे स्टॉक्स है जो आज खबरों के दम पर रहेंगे एक्शन में, इनके लिए तैयार करेंगे रणनीति। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। राजेश सातुते, शर्मिला जोशी और सिद्धार्थ पापड़े। और चीन के सेंट्रल बैंक की ओर से युआन की वैल्यू घटाने के फैसले से ग्लोबल इकोनॉमी की चिंताएं बढ़ गई है। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच के डेविड वू ने इसे बड़ा जोखिम बताया है। इस पर क्या कहना है डेविड वू का, बताने के लिए हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बताएं क्यों इतनी चिंता जता रहे हैं डेविड वू, क्या वजह है? देखिए, इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो हमने पहले देखा कि अमेरिका ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, फिर यूरोप ने किया, जापान ने किया, इसकी वजह से इवेंचुअल असर कहां पड़ता हुआ दिख रहा है। चाइना जो कि एक नेट एक्सपोर्टर था उसके एक्सपोर्ट्स घटने लगे हैं क्योंकि उसकी करेंसी रिलेटिवली अप्रिशिएट हो गई। अगर आप 2007-8 से कंपेयर करके देखें, जब क्राइसिस हुआ था, तब से लेकर अब तक डॉलर के मुकाबले युआन जो है चाइनीज करेंसी वो तकरीबन 20% अप्रिशिएट हुई है। तो इसका इम्पैक्ट जाहिर तौर पे वहां देखने को मिला है और अब फाइनली चीन को ऐसा लगता है कि जब सारे लोग यही काम कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें, और उन्होंने भी इसकी शुरुआत कर दी है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है, जैसे कि इस रिपोर्ट में बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये प्रिजनर्स डिलेमा है, जो कि इकोनॉमिक्स का एक डिसीजन की एक थियरी है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हर कोई अपनी अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट कर रहा है, जो बिगर दाई नेबर थियरी है, रघुराम राजन साहब लंदन में कह के आए हैं कुछ महीनों पहले, तो आखिर में फायदा किसको होगा? शायद किसी को नहीं, क्योंकि अभी तक शायद यूरोप ने थोड़ा सा फायदा लिया, जापान ने थोड़ा फायदा लिया, अब चीन उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर चीन की करेंसी भी डिप्रिशिएट होने लगी तो फिर जापान वहीं आ जाएगा जहां पे था, या यूरोप वहीं आ जाएगा जहां पे था। और आप अगर देखें तो 5 साल के बॉन्ड यूरोप के ज्यादातर देशों में ऑलरेडी नेगेटिव यील्ड में आ गए हैं। अब एक ग्लोबली डिफ्लेशन की अगर शुरुआत होती है, ट्रिगर होता है, तो फिर से ये बहुत ही बड़ा रिस्क है सारी दुनिया भर के बाजारों के लिए।
बिल्कुल, आपने ग्लोबल डिफ्लेशन रिस्क की बात कही। प्रदीप, ये बताइए कल जिस तरह से अचानक से एक सरप्राइज दिया देखिए चाइना के सेंट्रल बैंक ने, ये बताइए इसे गवर्नर साहब किस तरह से पढ़ेंगे, और वो भी क्या एक सरप्राइज देने की सोचेंगे रेट कट के जरिए, या अभी इंतजार करेंगे? आज देर शाम सीपीआई और आईआईपी के आंकड़े भी आने वाले हैं, माना जा रहा है सीपीआई का आंकड़ा थोड़ा नरम आ सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव शुरुआत में लें तो आप देखिए जिस दौरान युआन 20% डिप्रीशिएट हुआ डॉलर के मुकाबले, उस दौरान हम 60% डिप्रीशिएट हुए, तो हम 80% डिप्रीशिएट हो चुके हैं। इसके बाद भी हम चीनी माल के साथ compete नहीं कर पाते, तो ये हमारी इनएफिशिएंसी है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है। लेकिन इसके बावजूद 2% के फर्क से हमारे बाजारों में इतना खासा हंगामा खड़ा हो जाता है, खास तौर पे कुछ एक खास सेक्टर्स जो सीधे तौर पे चीन से compete करते हैं। तो ये बात जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी जो फैसला लिया जाएगा उसमें ये बात ध्यान में रखी जाएगी। करेंसी मार्केट पे होने वाले उतार चढ़ाव और रियल इकोनॉमी में होने वाले उतार चढ़ाव, इन दोनों पे असर होगा। जब मैंने पिछले बार इनफैक्ट इंटरव्यू किया था पिछले हफ्ते ही, तो मैंने डॉक्टर राजन से ये पूछा था कि क्या आपको कोई बड़ा ऐसा ग्लोबल क्राइसिस दिख रहा है, क्या कोई डर है कि आप अपना जो ऑप्शन है वो बचा के रखना चाहते हैं, यानी आपके तरकश में जो तीर है आप अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि कभी आपको करना पड़े, क्या असर पड़ेगा हमारे ऊपर? तो उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा कोई संकट आएगा तो एक बारगी, चूंकि हम देखेंगे कि सेल ऑफ सारे इमर्जिंग मार्केट्स में देखने को मिलता है, हर रिस्की मार्केट में देखने को मिलता है, और हम एक हाई बीटा मार्केट है, ये तो सबको पता है, तो एक बारगी बिकवाली आएगी, करेंसी पर एक बारगी दबाव आएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसकी वजह से जो उतार चढ़ाव है कम से कम हो, और जब एक बार सब कुछ सेटल होगा तो इवेंचुअली हमारे लिए फायदेमंद होगा, चाहे वो लो लेवल पर कमोडिटी मार्केट सेटल हो तो हमारे लिए, हमारे महंगाई के लिए फायदेमंद होंगे। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक बार जब शांति हो जाएगी तो उसके बाद जब लोग देखेंगे तो इंडियन मार्केट उनको ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएंगे। तो उनके पास दो स्ट्रैटेजी है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जिसमें वो फायर फाइटिंग करेंगे, वॉलेटिलिटी को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जहां उनको लगता है कि हमें भी एक एग्रेसिव रेट कट की आगे जरूरत है और शायद उसके लिए मौका बन जाएगा। बिल्कुल, चलिए 29 सितंबर वो है पॉलिसी की तारीख, लेकिन उससे पहले हो जाए तो शायद बाजारों को पसंद आए। शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एसबीआई के नतीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जुड़ेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ और पूछेंगे उनसे कि आज किस तरह की रणनीति के साथ बाजार में उतरा जाए, खासतौर से साहब जब लगातार 3 दिनों से बाजार कमजोर बंद हो रहे हैं। कल हमने देखा निफ्टी 8,500 के नीचे जाकर 0.5% के नुकसान के साथ 8,462 पर बंद हुआ है। 235 अंकों का बड़ा कट सेंसेक्स पर आता हुआ दिखाया। आज भी शुरुआत करने के लिए संकेत कमजोरी भरे हैं दुनिया भर के बाजारों से। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 60 अंक नीचे है इस वक्त, 0.5% का बड़ा कट, और एशियाई बाजारों में तेज गिरावट है। अमेरिका में कल जब हम बंद हुए थे डाउ फ्यूचर 60-70 अंक ही नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद अमेरिका में तेज गिरावट हुई 200 पॉइंट से ज्यादा की, और बाकी सारी एशियाई बाजार काफी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, राजेश सातपुते मंगल केशव सिक्योरिटीज के, हमें तकनीकी राय देंगे, और फंडामेंटल राय के लिए हमारे साथ स्टूडियो में शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जोशी। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। राजेश, क्या कह रहे हैं चार्ट से, कितनी और कमजोरी हो सकती है, कहाँ अहम सपोर्ट कहाँ है अब निफ्टी पर? श्योर अनिल जी, मुझे लगता है कि चार्ट में क्लैरिटी अभी आनी बाकी है। द रीजन एक कंसोलिडेशन जोन में हम लोग ट्रेड हो रहे हैं, करीबन 8,300 ऑन द लोअर साइड एंड 8650 ऑन अ हायर साइड। अगर आपको याद है तो 8650 का फर्स्ट हाई था, रिसेंट में बात कर रहा हूं मैं, और जो सेकंड हाई जो उसने परसों बनाया था दैट वाज 8614 वाज द सेकंड हाई। 8,300 अगर लेवल घटता है तो बाजार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी, और इन दैट केस द इंटरमीडिएट ट्रेंड जो बेरिश की तरफ मोड़ रहा है वो क्लैरिटी मिल जाएगी, और मुझे लगता है फिर बाजार में ज्यादा प्रेशर आएगा। एज फार एज द 200 डीएमए इज कंसर्न, 8440 जैसे कि हम भी बात करते हैं, 8440 200 डीएमए लेवल है, और 8,400 एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए भी जो वॉच करना है वो 84 एंड 8440 का एक सपोर्ट जोन वॉच करना है। अगर यहाँ पे 84 का लेवल टूटता है तो फिर प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि बाजार 8,300 के लेवल तक फिसल जाए।
ऑलराइट, यानी कल जितनी गिरावट अगर और आज होती है तो थोड़ी चिंता की बात है। 8400 के स्तर को क्लोजली वॉच कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। शर्मिला, आप कैसे अप्रोच कर रही हैं? ग्लोबली देखिए युआन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, लोकली जीएसटी बिल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और अर्निंग सीजन के फैग एंड में हम क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक फॉर मी द बिगर कंसर्न रियली जस्ट नाउ वुड बी कि जिस तरह से युआन डेप्रिशिएट हुआ है, बिकॉज आई थिंक फॉर द सिंपल रीजन कि जिस तरह से यूएस मार्केट्स गिरे हैं ये साफ संकेत देते हैं इस बात का कि अब ग्लोबल ग्रोथ पर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। जैसे कि आपकी पहले चर्चा चल रही थी कि टू कॉम्बैट द चाइनीज एक्सपोर्ट, सभी ने अपने करेंसी डीवैल्यू करके अपने लोकल मार्केट्स को एक मौका दिया था। नाउ अगेन दैट बैलेंस गेट्स सॉर्ट ऑफ रीसेट, विच सिंपली मीन्स आई थिंक इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि जो हम सोच रहे थे कि जो चाइना स्लो डाउन है, एक तो जो हम सोच रहे थे उससे काफी खराब स्थिति में है, और उसके साथ साथ आई थिंक उनके इस मूव से the whole recovery for a lot of countries globally comes under a question mark. और इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से इसके इस मूव पर रिएक्ट करती है, स्पेशली जैसे कि आप डिस्कस कर रहे थे विद सेक्टर्स लाइक स्टील, टायर्स एक्सेट्रा विच आर ऑलरेडी फीलिंग द हीट। क्या हम जल्दी एक्शन लेके इनको कुछ बचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हाउ फीजिबल दैट इज एक्सेट्रा। बट ऑल सेड आई थिंक दैट इज रिस्क ऑफ बढ़ जाता है और इसकी चिंता हमें जरूर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे बाजार के डायरेक्शन पर। और एसबीआई के नतीजे जो उम्मीद से रहे कमजोर, खासतौर पर बैंक के एनआईए और एनपीए पर दबाव देखा गया है। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि बेस रेट घटने और क्रेडिट ग्रोथ में कमी से एनआईए की ग्रोथ कम हुई है। ऐसा है कि एनआईआई कम हुई है 2-3 कारणों के लिए। एक तो है हमारा बेस रेट में कटौती हुई है 30 बेसिस पॉइंट्स का। हम डिपॉजिट रेट में भी काटे हैं, लेकिन डिपॉजिट्स इमीडिएटली रिप्राइस नहीं होते हैं। जैसे जैसे डिपॉजिट्स आते हैं रिन्यूअल के लिए उस समय रिप्राइस्ड होते हैं, लेकिन हमारा जो एडवांसेस पोर्टफोलियो है जिस दिन हम रेट काटते हैं उसी दिन रिप्राइस हो जाता है। तो एडवांसेस साइड भी इसका जो असर है वो जल्दी दिखता है। द सेकेंड थिंग इज इस बार हमारा क्रेडिट ग्रोथ बहुत कम हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है इन द मार्केट इटसेल्फ इकोनॉमी जैसी बढ़ रही है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। इसका भी 2-3 कारण है। एक तो है कि जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है कस्टमर्स को, वो होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द रॉ मटेरियल्स एंड द एनर्जी नीड्स एंड द रिकरिंग एक्सपेंसेस दैट गो इनटू अ यूनिट। आज के दिन में सारे कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट हैं, एनर्जी कॉस्ट्स कम हो गए हैं, तो वही सेम वर्किंग कैपिटल से जो हमारे इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा कैपेसिटी चला पा रहे हैं, हमारे पास वो आ नहीं रहे हैं फॉर मोर ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जी हाँ, कल दबाव में था ये स्टॉक और बैंक निफ्टी पर भी इसने अपना पूरा प्रेशर बनाया। आप देखिए करीब करीब 5% नीचे जाकर इस स्टॉक ने समाप्ति दी है, दिन के लोज पर पहुंचकर ये बंद हुआ। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एसबीआई को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और कौन से नंबर्स हैं जो आज आने वाले हैं, और उनमें बनाएंगे ट्रेडिंग रणनीति। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कल बाजार बंद होने के बाद टाटा स्टील, एचपीसीएल, सन फार्मा ने जहां अनुमान से बेटर नंबर पेश किए, वहां एनएमडीसी ने थोड़ा निराश किया। टाटा स्टील पर आपसे राय लेना चाहूंगा। राजेश, ये बताइए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको इसके? कल हमने देखा था 5.5% की गिरावट थी, काफी पिटा था। बाउंस देखने को मिल सकता है क्या, और क्या वो टिकाऊ होगा? मुझे लगता है टिकाऊ होगा, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि चाइना एंड करेंसी एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड दैट इशू, बट मुझे लगता है कि जितनी निगेटिविटी है वो प्राइस्ड इन है, फैक्टर्ड इन है। यही चीज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी हुई थी, बहुत बेरिशनेस था, लेकिन आज के तारीख में पीएसयू बैंकिंग में उतनी बड़ी मंदी अगर आप देखो तो नहीं है एसबीआई छोड़ के। तो मुझे लगता है कि यही चीज थोड़ी सी मेटल सेक्टर में भी हो रही है कि मेटल्स खराब है, बट आई थिंक दिस इज द लेवल वेयर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर बनते जा रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील विच इज एट 250, मुझे लगता है 230 के नीचे का टाटा स्टील आएगा नहीं, इतना बड़ा मंदी है इसमें दिखता नहीं। और इनफैक्ट यहाँ पे एक लगता है कि कॉन्ट्रा बेट अगर लेते हैं तो अच्छा आएगा। अगर प्योरली टेक्निकली, सिर्फ टेक्निकली बात करना है तो मुझे लगता है टाटा स्टील ओवरसोल्ड जोन में है। इनफैक्ट इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है, सो यू कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 230 ऑन ए पोजिशनल बेसिस। ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस यू
कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ से 242 और मुझे लगता है इसका जो टेक्निकल पुल बैक आएगा वो आएगा करीबन 300-310 तक। शर्मिला, ये तो टेक्निकल राय हुई, लेकिन फंडामेंटली क्या लगता है आपको, मेटल स्टॉक्स में पैसा लगाने का मौका है कि इतने पिटे में इनवैल्यूएशंस और बड़े सस्ते नजर आते हैं, या फिर चाइना का ये डिवैल्यूएशन, ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी की चिंताएं अभी दूर रहेंगी? क्या करना चाहिए, और फिर ऐसी उछाल और नतीजे पर तो क्या बेचकर निकलना चाहिए? सी वेरी ऑनेस्टली फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मुझे ये जरूर लगता है कि ओवरसोल्ड लग रहे हैं स्टॉक्स और लेवल्स अट्रैक्टिव है, लेकिन आई थिंक कल की डेवलपमेंट से ये जरूर क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या जो हम पहले सोच रहे थे कि 1-1.5 साल क्या वो ड्यूरेशन बढ़ सकता है, बिकॉज आई थिंक स्टील एज अ सेक्टर वाज ऑलरेडी फीलिंग द हीट कि जिस तरह से चाइनीज इम्पोर्ट्स काफी द रेट्स वर ऑलरेडी लोअर और वहां उससे काफी प्रेशर पड़ रहा था डोमेस्टिक स्टील कंपनीज पर, और अब इस पोस्ट दिस डिवैल्यूएशन आई थिंक वो प्रेशर और भी बढ़ेगा। सो हाउ डू वी रियली कॉम्बैट दैट? क्या हम उसको एकदम जल्दी से उसको टैकल करेंगे? विल वी रेज एंटी डंपिंग एज फास्ट एज अदर नेशंस हैव? So I think that's a very big question mark for me at this point in time. So given that or given the overall situation, I think I would stay away from stocks, not because levels overvalued लग रहे हैं, but simply because recovery को और समय जा सकता है। ये 3 नतीजे कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद शर्मिला, सन फार्मा, HPCL, टाटा स्टील, अगर इन तीनों में से किसी एक स्टॉक में आपको तेजी करनी हो तो वो कौन सा होगा? HPCL, सन फार्मा के मार्जिन्स बढ़े हैं, HPCL के जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो $2 से बढ़कर $8.56 हो गए हैं। कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लग रहा है इन तीनों में से आपको? आई थिंक अच्छे से ज्यादा सबसे सेफ मुझे सन फार्मा लग रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज ऑल सेड एंड डन जो उन्होंने वन ऑफ लिया वो भी इट इज वी नो व्हाट इट इज फॉर, और आई थिंक उस सिचुएशन का वो जरूर हल निकाल पाएंगे अगले 1-8 साल में। सो आई थिंक गिवन दैट एंड गिवन दैट फार्माज ऑन अ स्ट्रांग विकेट एनीवे, जिस तरह से टैरो से भी कल नतीजे आए और जिस तरह से हलोल से भी काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो सिचुएशन दैट विल इम्प्रूव गोइंग अहेड। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक आउट ऑफ द 3 द सेफेस्ट स्टॉक टू एंटर एट स्लाइटली लोअर लेवल्स वुड बी सन फार्मा। ओके, तो सन फार्मा तीनों ही स्टॉक में ज्यादा बेहतर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर। HPCL के नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, और आज क्रूड में है तेज गिरावट। क्या ये शेयर बाजार की कमजोरी के बावजूद मजबूत रह पाएंगे? राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राजेश सातपुते और शर्मिला जोशी। शर्मिला, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों की। HPCL क्या दमदार परफॉर्मेंस आई है यहाँ पर। कल जो नतीजे आए उसमें 1588 करोड़ के आसपास का मुनाफे का आंकड़ा है। हमारा अंदाजा 1000 करोड़ के आसपास का था। ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट 3063 करोड़ का आता हुआ दिखा। 51,800 करोड़ के आसपास की सेल्स जरूर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इन्वेंट्री गेन्स भी हैं। क्या लग रहा है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर? क्या अब भी खरीदारी का मौका बचा है? क्रूड भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब कंपनियां वाकई में दमदार मुनाफा करने लगी। 30,000-25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7-8 करोड़ का मुनाफा। नो, बट आई थिंक इट्स रॉन्ग टू अज्यूम कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यही रहेगी, बिकॉज आई थिंक समवेयर यू हैव टू पास ऑन द कॉस्ट टू द यूजर, और जो अब तक हमने वेरी ऑनेस्टली देखा नहीं है जिस हद तक देखना चाहिए था। सो आई वुड अज्यूम दैट जो रनअप हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वो इट्स फॉर अ रीजन, और आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आर फैक्टर्ड इन दैट रनअप। और यस, यहाँ से भी ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि जिस तरह से क्रूड का व्यू हम ले रहे हैं, और आई डेफिनेटली थिंक दैट वी आर हेडेड फॉर लोअर लेवल्स, बट आई थिंक इट्स रॉन्ग टू थिंक दैट कि इसी तरह का उनको प्रॉफिट मार्जिन बना रहेगा, बिकॉज आई थिंक दैट्स कंप्लीटली अनफेयर टू कंज्यूमर्स, और कहीं ना कहीं ये पास थ्रू होना पड़ेगा, बिकॉज देयर वाज ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ अ सेफ्टी cushion that was kept while passing on benefits, but I think even we've surpassed that, so hopefully consumers को इस lower price का कहीं ना कहीं benefit और मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कोल इंडिया ये एक ऐसा स्टॉक है राजेश जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी। नतीजे तो आज आने वाले हैं ही, लेकिन जिस तरह से सरकार अब वापस से मन बना रही है, 10% हिस्सेदारी बेचकर करीब 25,000 करोड़ रुपए सरकार जुटाना चाहती है। ओवरहैंग रहेगा शायद स्टॉक पर अब डिसइन्वेस्टमेंट का भी। ये बताइए कैसे देख रहे हैं आप इसे? अपने अगस्त हाई से करीब 10% की गिरावट ये शेयर अब तक दिखा चुका है, कैसे अप्रोच करेंगे? चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं?
देखिए अहमद, चार्ट पे एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन हुआ था रफली 440 एंड 444 के आसपास। हम देखते थे कि कोल इंडिया नहीं चलता, दैट वाज द टिप ऑफ द राइजिंग वेज फॉर्मेशन, और वहीं से हमने क्रैक देखा। क्लियर कट था 8-10 टके का गिरावट, लेकिन यहाँ पे 385 388 के आसपास 200 DMA लेवल का सपोर्ट बनता है। तो मुझे लगता है मे बी बाजार ने एंटीसिपेट किया था और यहाँ से ज्यादा डाउनफॉल नहीं हो सकता। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अगर 380 घटता है तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 रुपए का डाउनफॉल है, लेकिन मुझे लगता है ये जो फॉल है इसी दौरान कहीं पे अरेस्ट होना चाहिए और यहाँ से एक टेक्निकल पुलबैक आना चाहिए। मैं लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रा देने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी काउंटर स्लाइटली ओवरबॉट है, अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया नहीं है। सो इट विल टेक इट्स टाइम, बट 380 390 you can say that is the band where एक support should be coming in. ओके, तो ये राय आती हुई कोल इंडिया के स्टॉक पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन की स्ट्रेटेजी, बताएंगे आपको कैसे खुलेंगे भारतीय बाजार। रुपए की ओपनिंग पर होगी खास नजर, पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।